टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? लोक संगीत, शास्त्रीय नृत्य, खगोल विज्ञान, यूनानी चिकित्सा। इसका सही जवाब है लोक संगीत। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का वृद्धावस्था की बीमारी के कारण निधन हो गया। उन्हें एक लोक संगीतकार के रूप में जाना जाता था। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की थी और भारतीय फोक एवं पारंपरिक लेप्चा गीतों की एक विस्तृत श्रृंखला को अपने संगीत में शामिल किया था। सोनम शेरिंग लेप्चा ने अपना ज़्यादा समय लेप्चा संस्कृति के पुनरुद्धार में लगाया, जो सिक्किम की स्थानीय संस्कृति मानी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने समर्थ कार्यक्रम के जरिए देश भर में 6 लाख से अधिक विक्रेताओं को ऑनलाइन मंच पर लाने की योजना बनाई है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल या फिर फेसबुक? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अपने समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में 6 लाख से अधिक कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों के लिए कार्य कर रहा है और उन्हें ऑनलाइन मंच से जोड़ने की तैयारी में है। समर्थ कार्यक्रम पिछले साल लॉन्च किया गया था। इसमें फ्लिपकार्ट ने 5 गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी की थी ताकि कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए ऑनलाइन बाजार का उपयोग करने में मदद मिल सके। इसके अलावा फ्लिपकार्ट एक आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम वॉलमार्ट वृद्धि के माध्यम से एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है फ्लिपकार्ट। अगला सवाल है, ध्रुवीय भालू आईयूसीएन की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, वल्नरेबल। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ध्रुवीय भालू वर्ष 2100 तक विलुप्त हो सकते हैं। इस विलुप्ति का कारण जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक और अन्य क्षेत्रों की बर्फ का तेजी से पिघलना बताया गया है। एक अनुमान के मुताबिक अपने प्राकृतिक आवास में लगभग 25,000 ध्रुवीय भालू ही बचे हैं। ध्रुवीय भालू आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है? 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त या फिर 3 अगस्त? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अगस्त। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात कही। इसलिए आज केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने इस दिवस को मनाने के लिए भागीदारी की है और पूरे देश में यह दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए की गई है। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की सामाजिक बुराई से मुक्त करने के लिए लाया गया था। चौथा सवाल है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? वीरेंद्र सहवाग, सरदार सिंह, मुकुंदकम शर्मा, वेंकटेशन देवराजन? सही जवाब है इसका मुकुंदकम शर्मा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा हैं। इस समिति के सदस्यों में भारतीय स्पोर्ट्स से कई प्रसिद्ध खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट, सरदार सिंह हॉकी, मोनालिसा बरुआ मेहता टेबल टेनिस, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स और वेंकटेशन देवराजन मुक्केबाजी इत्यादि शामिल हैं। यह समिति राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जैसे पुरस्कारों के लिए नामों का चयन करेगी। तो इस तरह प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने बांग्लादेश में नए बिजली संयंत्र के लिए जापानी यूटिलिटी जेरा के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिलायंस पावर, टाटा पावर, भेल, अडानी ग्रुप? सही जवाब है इसका रिलायंस पावर। रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में अपनी 745 मेगावाट की गैस आधारित बिजली परियोजना के लिए जापानी यूटिलिटी जेरा के साथ मिलकर ऋणदाताओं के एक समूह के साथ $642 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना ढाका से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित एक नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट से संबंधित है। इस परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी में रिलायंस पावर की हिस्सेदारी 51% है, जबकि जेरा की हिस्सेदारी 49% है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए।
अगला सवाल है, राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जयसिंह, कल्हड़, लक्ष्मण सेन, नागभट्ट। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कल्हड़। राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ द्वारा की गई। इसका ऐतिहासिक रचनाओं में खास महत्व है। इसके जरिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी की शुरुआत तक कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन है। राजतरंगिणी में अंतिम विवरण लोहार वंश के शासक जयसिंह का मिलता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गुप्तकालीन प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, इसलिए वह प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों और रीतियों के अनुसार करता था। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति का मंत्री दंडपाशिक कहलाता था। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। गुप्तकालीन साम्राज्य की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा था जो सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था, इसलिए वह प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों और रीतियों के अनुसार करता था। इस काल में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था, जबकि युद्ध एवं शांति का मंत्री संधि विग्रहिक कहलाता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय, गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर मनमोहन घोष। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस की सहायता से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें शामिल करना था, जिस कारण से इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया। इंडियन एसोसिएशन ने जल्द ही 1875 में स्थापित इंडियन लीग को विस्थापित कर दिया। इस संगठन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट के विरोध में कई आंदोलन चलाए। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डफरिन। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इस विद्रोह के दमन के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के जरिए कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल में ही नागरिक विधि संहिता, भारतीय दंड संहिता और फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सल्तनत काल में दीवाने अर्ज किस विभाग के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था? दास विभाग, सैन्य विभाग, कृषि विभाग या फिर राजस्व विभाग। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, सैन्य विभाग। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज सैन्य विभाग के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। इस काल में दास विभाग को दीवाने बंदगान कहा जाता था, कृषि विभाग को दीवाने कोही के नाम से जाना जाता था, जबकि राजस्व विभाग को दीवाने मुस्तखराज कहा जाता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? भारत, ब्राज़ील, रूस या फिर चीन। तो इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप हमें बताइए। इस सवाल के जवाब के साथ और नए सवालों के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।